हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादन करने वाला देश कतर ने भारत को होने वाली गैस सप्लाई में कर दी बहुत बड़ी कटौती की बड़ी खबर। वजह है जानकर आप भी जाएंगे चौंक। आखिर क्या इन कटौती से चीजों के रेट जाएंगे बढ़? सबको चौंका कर रख दिया इस खबर ने दोस्तों। साथ ही साथ बताएंगे ईरान जंग के बीच पाकिस्तानी मंत्री का सबसे बड़ा दावा, क्या भारत और इजराइल मिलकर करेगा पाकिस्तान पर अटैक? क्या ईरान पर हमला होते होते पाकिस्तान पर भी हो जाएगा अटैक? सबसे बड़ी जानकारी साथ ही साथ आपको बताएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ईरान पर सबसे पहला अटैक इजराइल ने किया, लेकिन अमेरिका ने अटैक क्यों किया? क्या इजराइल ने अमेरिका को भड़काया या फिर अमेरिका ने इजराइल को? एक रिपोर्ट सामने आई है दोस्तों, जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। जानकर आप भी चौंक जाएंगे। साथ ही साथ बताएंगे वहीं रातों रात इजराइल ने ईरान के राष्ट्रपति भवन पर कर दी बड़ी एयर स्ट्राइक। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल तक को नहीं छोड़ा दोस्तों। वहीं आपको बताएंगे 48 घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 देशों से की बात। वहीं अब इस देश ने पाकिस्तान से सारे राजनयिक रिश्ते कर लिए खत्म। कौन सा है वो देश? वहीं गिलगित बाल्टिस्तान में लगे आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, मुर्दाबाद के नारे। दोस्तों एक से एक बेहतरीन और चौंका देने वाली खबरें आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाती दुनिया के समय में अगर आप अपने भारत देश के समर्थन में फुल टू फुल उतरे हुए हैं और मानते हैं कि अपना भारत लगातार डिफेंस को मजबूत करने में लगा हुआ है और भारत अब सुपर पावर देशों के स्तर तक पहुंचने वाला है और भारत की विदेश नीति और कूटनीति पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन है, तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां जंग के बीच कतर ने भारत को होने वाली गैस सप्लाई में कर दी बहुत बड़ी कटौती। बताई इसकी वजह है बताते ईरान युद्ध का असर अब भारत पर भी दिखना शुरू हो गया है। भारत को नेचुरल गैस की सप्लाई करने वाले कतर ने बड़ा कदम उठाते हुए भारत को एलएनजी निर्यात में 40% तक की कटौती कर दी है। जी हाँ, सही सुना आपने। कतर दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादन करने वाला देश है। ईरान और इजराइल अमेरिकी जंग शुरू होते ही कतर पर हमले हुए हैं। ईरान ने अमेरिका से बदला लेते हुए कतर में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला किया। इसके अलावा ईरान ने कतर में मौजूद दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी प्लांट में से एक पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया। ईरान ने सोमवार को कतर एनर्जी के 2 प्लांट रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी और मोजाइद इंडस्ट्रियल सिटी पर हमला किया। ये हमला इतना शक्तिशाली था कि कतर ने प्लांट को ही बंद करने का फैसला किया। इसका दुनिया भर में गैस सप्लाई पर असर पड़ना लाजमी था। भारत हर साल लगभग 27 मिलियन टन लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी इंपोर्ट करता है, जिसमें से लगभग 40% कतर सप्लाई करता है। भारत ये गैस पावर जनरेशन और फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से लेकर सीएनजी डिस्ट्रीब्यूशन और पाइप कुकिंग गैस नेटवर्क तक अलग अलग सेक्टर में डिमांड को पूरा करने के लिए इंपोर्ट करता है। दोस्तों गैस इंपोर्टर पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड ने गैस मार्केटर्स को बताया कि कतर ने अपना लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रोडक्शन रोक दिया है, क्योंकि ईरान ने इजराइल और यूएस के हमलों के बदले में खाड़ी देशों पर हमला करना जारी रखा है। इन हमलों ने हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल और एलएनजी शिपमेंट को भी लगभग रोक दिया है, जिससे दुनिया भर में एनर्जी की कीमतें बढ़ गई है और साथ ही युद्ध के जोखिम वाले इंश्योरेंस और शिपिंग की लागत भी तेजी से बढ़ गई है। दोस्तों वाकई में अपने भारत के लिए बहुत बड़ी चौंका देने वाली खबर है, क्योंकि इससे काफी ज्यादा रेट हाई हो सकते हैं दोस्तों एनर्जी के। हालांकि जब तक भारत के पास स्टॉक बचा हुआ है तब तक तो रेट नहीं बढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद जब नया माल आएगा तो जाहिर तौर पर रेट बढ़ेंगे। अगर ऐसी ही रोकथाम चलती रही तो लोगों का एनर्जी खरीदना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, आशा करते हैं कि उससे पहले ही ये युद्ध समाप्त हो जाएंगी। साथ ही साथ आपको बता दें सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर दोस्तों, ईरान जंग के बीच पाकिस्तान मंत्री का सबसे बड़ा दावा कि भारत इजराइल मिलकर हमारे खिलाफ बड़ी साजिश कर सकते हैं। जी हां, चारों तरफ से घेर कर हमें उड़ा सकते हैं। बताते ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों ने पाकिस्तान की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि ईरान के साथ उसकी 900 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा लगती है। मंगलवार को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कह दिया कि इजराइल पाकिस्तान को अपनी कठपुतली बनाना चाहता है और उसकी इस योजना में भारत भी शामिल है। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल को जीत मिलती है तो वो अफगानिस्तान
अफगानिस्तान भारत और ईरान को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ गुट बना लेगा, जिससे पाकिस्तान चारों ओर से दुश्मनों से घिर जाएगा और उसकी सुरक्षा कमजोर हो जाएगी। पाकिस्तान इस समय तालिबान शासित अफगानिस्तान के साथ खुले युद्ध जैसी स्थिति में मौजूद है। मई 2025 में भारत के साथ भी पाकिस्तान ने 4 दिनों का युद्ध किया था। ईरान की सीमा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से लगती है, जो दशकों से विद्रोह का केंद्र रहा है। ख्वाजा आसिफ ने आरोप लगाया कि 1948 में इजराइल के गठन के बाद से इस्लामी दुनिया को प्रभावित करने वाले हर संघर्ष में ज़ायोनिज्म यानी यहूदी मातृभूमि की स्थापना और सुरक्षा के आंदोलन की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका रही है। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम जगत में होने वाले हर बड़े संघर्ष के पीछे ज़ायोनिस्ट विचारधारा ही रही है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया की बड़ी शक्तियां ज़ायोनिज्म के बंधक बनी हुई है और दशकों से वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा ज़ायोनिस्ट ही तय करते रहे हैं। पाकिस्तानी मंत्री ने चेतावनी दी कि अगर इजराइल इस युद्ध में विजयी होता है तो भारत, अफगानिस्तान और ईरान पाकिस्तान के खिलाफ एक साझा एजेंडा अपना सकते हैं। उनके मुताबिक इससे पाकिस्तान की सीमाएं सुरक्षित से असुरक्षित हो जाएंगी और देश चारों ओर से दुश्मनों से घिरकर एक कठपुतली देश बनकर बदल जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के 25 करोड़ नागरिकों से राजनीतिक या धार्मिक मतभेदों से ऊपर उठकर इस साजिश और साझा दुश्मनों के इरादों को पहचानने की अपील की। यानी कि दोस्तों, पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि इजराइल, भारत और अफगानिस्तान मिलकर अगली बार पाकिस्तान पर तगड़ा अटैक करेंगे और पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर देंगे। जी हाँ, इसी वजह से वो मुस्लिम देशों को एकजुट होने के लिए कह रहा है। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि भारत को पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए किसी तीसरे देश की या दूसरे देश की कोई आवश्यकता नहीं, भारत अकेला सक्षम है, तो कमेंट में इंडिया इज ओनली एनफ जरूर लिख दीजिएगा। तो वही नेक्स्ट खबर बता दें। एक चौंका देने वाली सबसे बड़ी खबर, ईरान पर हमले के लिए नेतन्याहू ने अमेरिका को उकसाया था। नेतन्याहू ने ट्रम्प का किया था ब्रेन वॉश। बता दें क्या है ऐसी खबर, क्या है इसका दावा। दोस्तों, मिडल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल मिलकर लगातार ईरान पर हमला कर रहे हैं, जिसके जवाब में तेहरान खाड़ी देशों में स्थित यूएस मिलिट्री बेस पर मिसाइलें दाग रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि ईरान पर हमला इसलिए किया क्योंकि तेहरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम फिर शुरू कर दिया था और वो कुछ ही महीनों में परमाणु हथियार प्राप्त कर लेता। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि ईरान से ज्यादा दिक्कत इजराइल को थी या अमेरिका को। जी हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि नेतन्याहू ने ट्रम्प का ब्रेन वॉश कर दिया हो और उन्हें ईरान से युद्ध करने के लिए उकसा दिया हो। दोस्तों, जंग के चौथे दिन अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि यूएस इस जंग में इसलिए गया क्योंकि इजराइल पहले ही हमला करने का तय कर चुका था। इसका बदला लेने के लिए ईरान उस क्षेत्र में अमेरिका के ठिकानों पर हमला कर सकता था। यही कारण है कि अमेरिका ने ईरान पर पहले अटैक कर दिया। यानी अमेरिका ने खुद माना कि ईरान युद्ध में इजराइल का साथ देने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसके बाद अब अमेरिका में ट्रम्प की फजीहत हो रही है। कहा यह जा रहा है वहां पर कि नेतन्याहू के उकसावे पर यूएस ने ईरान पर अटैक कर दिया और अब ट्रम्प अपने फैसले को सही साबित करने के लिए झूठ फैला रहे हैं। अमेरिकी सांसद मार्क वार्नर ने कहा कि ईरान की ओर से अमेरिका पर कोई खतरा नहीं था, खतरा सिर्फ इजराइल को था। अगर हम इजराइल पर खतरे को ही अमेरिका पर खतरे के बराबर मान ले तो हम एक बिल्कुल गलत रास्ते पर जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता को बार बार बाधित किया। नेतन्याहू ने ही ट्रम्प को ईरान में रिजिम चेंज के लिए उकसाया। उन्होंने ही ट्रम्प के दिमाग में भरा कि ईरान दोनों देशों के लिए खतरा है। युद्ध के दौरान भी नेतन्याहू अमेरिका और ट्रम्प को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि 47 सालों से ईरान अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। उन्होंने अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी की। ईरान ने 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की हत्या करने की कोशिश की। दोस्तों, नेतन्याहू के इन बयानों को अमेरिकियों ने पकड़ा और कहा कि नेतन्याहू बार बार अपने साथ अमेरिका को घिसटने के लिए अमेरिका को कन्विक्ट बताने का प्रयास कर रहे थे और यही वजह है कि उन्होंने अपनी इन वाणी से डोनाल्ड ट्रम्प को भड़काया, जिसके बाद अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया। जी हाँ, बहरहाल इस रिपोर्ट के बाद आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपको क्या लगता है क्यों अमेरिका ने अटैक किया होगा ईरान पर। इतना ही नहीं दोस्तों, बता दें फिर एक बार इजराइल ने ईरान के राष्ट्रपति भवन पर कर दिया एयर स्ट्राइक। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पर भी अटैक। दोस्तों, यूएस इजराइल मिलकर ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। तेहरान की ओर से भी करारा पलटवार किया जा रहा है। पूरे मिडिल ईस्ट युद्ध की चपेट में है जंग का। कल चौथा दिन था दोस्तों। इन सब के बीच इजराइल ने ईरान के राष्ट्रपति भवन पर हमला किया। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बिल्डिंग पर भी इजराइल की भारी एयर स्ट्राइक हुई। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना की ओर से कहा गया है कि उसने ईरान के शासन के नेतृत्व पर एयर
स्ट्राइक की है। टेलीग्राम के बयान के अनुसार IDF ने कहा कि राष्ट्रपति ऑफिस और सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद पर ताबड़तोड़ हमला किया है। यह भी दावा किया गया है कि एयर स्ट्राइक में ईरान के एक सैन्य प्रशिक्षण संस्थान और एक अन्य अहम ढांचे को भी निशाना बनाया गया है। दोस्तों, वहीं खबर यह भी है कि ईरान के नए रक्षा मंत्री भी मारे गए। इजराइल ने किया बड़ा दावा, एक दिन पहले ही उन्होंने संभाला था पदभार। दोस्तों, ये खबर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। यहाँ ईरान के नए रक्षा मंत्री सैयद माजिद अल अब रेजा के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। इजराइल ने दावा किया है कि ईरान ने नए रक्षा मंत्री सैयद माजिद अल रेजा को मार गिराया। यहाँ बता दें कि एक दिन पहले ही सैयद माजिद अब अल रेजा ने नए रक्षा मंत्री पद भार संभाला था। इससे पहले रविवार को एयर स्ट्राइक में पुराने रक्षा मंत्री अजीज नासिर जादे भी मारे गए थे, जिनके बाद दोस्तों जस्ट एक दिन पहले ही उनको नया रक्षा मंत्री बनाया गया था ईरान का, और वो भी अब मारे गए हैं। लगातार मंत्री मारे जा रहे हैं। इजराइल के बाण से आपकी क्या है इस पर राय, जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, उधर ईरान की जवाबी कार्रवाई जारी। दुबई और दोहा में फिर एक बार जोरदार धमाका। मध्य पूर्व के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अब ईरान ने भी रिटेलिएट करते हुए दोस्तों इजराइल समेत मध्य पूर्व के कई देशों पर हमले किए। दुबई, अबू धाबी और कतर में मंगलवार को भी धमाके सुनाई दिए। चेतावनियों के बाद भी ईरान ने इजराइल के साथ यूएई पर मंगलवार को भी कई हमले किए। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक दुबई और दोहा में जोरदार धमाके सुने गए। आपको बता दें कि ईरान मिडिल ईस्ट के उन देशों पर ड्रोन और मिसाइल हमले जारी रखे हुए हैं जहां अमेरिका की मिलिट्री की मौजूदगी है। पत्रकारों ने कतर की राजधानी और यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में जोरदार धमाके सुने, जबकि दो लोगों ने न्यूज एजेंसी AFP को बताया कि उन्होंने यूएई की राजधानी अबू धाबी में भी धमाके सुने। वहीं यूएई के फुजैराह में इंटरसेप्ट हुए मिसाइल के टुकड़े गिरने से एक ऑयल फील्ड में आग लग गई। शनिवार को ईरान पर यूएस और इजराइल के हमले शुरू हुए, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई। अब ऐसे में ईरान के जवाबी हमलों के बाद कई देशों को अपना एयर स्पेस बंद करना पड़ा। इसका सबसे बुरा असर यूएई पर दिखा दोस्तों, जहां का टूरिज्म और आम जनजीवन बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ। तो वहीं सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर आपको बता दें, जिस खबर को सुनकर आपको भी बड़ी हंसी आएगी दोस्तों। दरअसल शहबाज के मंत्री का बड़ा दावा कि मैंने ही यानी पाकिस्तान ने रुकवाए ईरान के सऊदी अरबिया पर हमले। कर दिया दावा कि डिफेंस पैक्ट के तहत हमने किया ये काम। जी हां, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान और सऊदी अरब के बीच तनातनी को कम करवाई। डार ने कहा कि सऊदी अरबिया के साथ पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है, जिसमें एक पर अटैक दोनों देशों पर हमला माना जाता है। ऐसे में जब इजराइल अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान ने सऊदी में अटैक किए तो वो सक्रिय हुए। उन्होंने दोनों तरफ से नेताओं से संपर्क किया और सुनिश्चित किया कि सऊदी पर ईरान के हमले रुके। इशाक डार ने कहा कि इस्लामाबाद ने ईरान को सऊदी अरब के साथ अपने डिफेंस पैक्ट की याद दिलाते हुए दोनों पक्षों के बीच शटल कम्युनिकेशन बनाया। ईरान ने सऊदी जमीन का इस्तेमाल अपने खिलाफ इस्तेमाल होने का मुद्दा उठाया तो पाकिस्तान ने उनके इस अंदेशों को दूर किया। इससे ईरान ने सऊदी अरब पर अपने हमले काफी हद तक रोक दिए। इशाक डार ने अपने बयान में शेखी भगाड़ते हुए कहा कि सऊदी अरबिया के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट है और इसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। हम इस समझौते में बंधे हुए हैं। मैंने ईरान की लीडरशिप से कहा कि आप हमारे सऊदी के साथ पैक्ट का ध्यान रखिए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सऊदी अरब को बताऊं कि उनकी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं किया जाना चाहिए। इशाक डार ने आगे कहा कि मैंने सऊदी सरकार से संपर्क किया और ईरान के अंदेशे बताए। सऊदी से भरोसा मिला कि उनकी जमीन से ईरान पर हमला नहीं होगा। मैंने ईरान से बताया कि सऊदी ने अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ न होने देने का भरोसा दिया है। इसका असर आपने ये देखा है कि दूसरे सऊदी अरबिया और ओमान के खिलाफ ईरान के हमले बहुत कम हो गए। तो दोस्तों आपने देखा कैसे शेखी भगा रहा है ट्रम्प की तरह पाकिस्तान भी। इस पर क्या है आपकी राय, जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, यूएई से लेकर ओमान तक 48 घंटे में पीएम मोदी ने 8 देशों से की बात। जी हां, ईरान पर इजराइल अमेरिका के हमले और ईरान के पलटवार के साथ शुरू हुई जंग हर दिन भीषण होती जा रही है। भारत ने इस पर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने इस पर बड़ा बयान भी दिया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने ओमान के सुल्तान और कुवैत के क्राउन प्रिंस से बात की। इन देशों में हो रहे हमलों पर चिंता जताई। वहां रहने वाले भारतीय समुदाय की भलाई और सुरक्षा पर चर्चा की। पीएम ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से भी बात की। कतर पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की। कतर में भारतीय समुदाय के सपोर्ट और देखभाल के लिए कतर के अमीर को धन्यवाद भी दिया। पिछले 48 घंटे में पीएम मोदी जी ने यूएई, इजराइल, सऊदी अरबिया, जॉर्डन, बहरीन, ओमान, कुवैत और कतर के नेताओं से बात की है। आपको बता दें, टेलीफोन पर हुई बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ओमान, कुवैत और कतर में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों के कल्याण और सुरक्षा पर भी चर्चा की। एक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंगलवार दोपहर बाद खाड़ी क्षेत्र के 2 महत्वपूर्ण नेताओं से बात की। उन्होंने ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक और कुवैत के युवराज
आज शेख सबा अल खालिद अल हमद अल मुबारक अल सबा से फोन पर बातचीत की। मोदी ने दोनों नेताओं से बातचीत के दौरान उनके देश में हुए हमलों पर चिंता जताई और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों के कल्याण और सुरक्षा पर भी चर्चा की दोस्तों। लेकिन दोस्तों वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये फोन कॉल काफी काम आया दोस्तों। दुबई समेत पश्चिम एशिया के देशों में फंसे भारतीयों का निकलना शुरू हो चुका। एक दिन में 2000 करीब आए हैं दोस्तों। इससे बड़ी बात क्या ही होगी। और ये खबर दिखाता है कि भारत का ओहदा आज पूरी दुनिया में कितना बेहतरीन है, जितना सुपर पावर देशों का भी नहीं है दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, सीमा पर छिड़ी जंग के बीच अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने दी चेतावनी, पाकिस्तान से राजनयिक रिश्ते खत्म। जी हां, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच काबुल से बहुत बड़ा बयान सामने आया है। अफगान सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई जारी रहती है तो दोनों देशों के बीच राजनयिक रिश्ते खत्म करने तक का कदम उठाया जा सकता है। यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब डूरंड लाइन पर पिछले कई दिनों से दोनों देशों की सेनाओं के बीच संघर्ष जारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने कहा कि यदि पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ हमले जारी रखता है तो काबुल में स्थित पाकिस्तान के उच्चायोग को बंद किया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी कार्रवाई में आम नागरिक, महिलाएं और बच्चे निशाना बन रहे हैं। फितरत ने कहा कि अफगानिस्तान अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए कड़े कूटनीतिक कदम उठा सकता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2600 किलोमीटर लंबी डूरंड लाइन पर पिछले 5 दिनों से भारी गोलीबारी जारी है। अफगान रक्षा मंत्रालय के अनुसार उनकी सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कई अहम पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इनमें खोस्त के अली शेर जिला, जलालाबाद, कंधार के सीमावर्ती इलाके और काबुल से जुड़े क्षेत्र शामिल बताए गए हैं। जी हां, उधर आपको बता दें, इंडियन एयरफोर्स करने जा रही बड़ी युद्धाभ्यास, अफगानिस्तान से जूझ रहे पाकिस्तान की और बढ़ेगी टेंशन। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना भारत पाकिस्तान सीमा पर युद्धाभ्यास करने जा रही है। इससे अफगानिस्तान के तालिबान प्रशासन से जूझ रहे पाकिस्तान की चिंता और बढ़ गई है। पाकिस्तान ने भारत से लगी अपनी सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। आपको बता दें, असल में भारत ने 5 से 12 मार्च तक पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा के दक्षिणी सेक्टर के पास भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के युद्धाभ्यास के लिए एयर स्पेस रिजर्व करने के लिए एक नोटिस टू एयर मैन यानी नोटम जारी किया है। इसे देखते हुए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के इस युद्धाभ्यास के मद्देनजर पाकिस्तान चौकन्ना हो गया है। पाकिस्तान की सेना और वायुसेना सजग हो गई है। भारत और पाकिस्तान बॉर्डर का दक्षिणी सेक्टर जो राजस्थान और सिंध के पास के इलाकों में फैला है, में जब भी सेना अभ्यास होता है दोनों तरफ तनाव बढ़ जाता है। साथ ही साथ बता दें, ईरान इजराइल युद्ध की आंच भारत के पड़ोस तक पहुंची। पाकिस्तान ने आनन फानन में बंद कर दिया अपना आसमान। दोस्तों, पाकिस्तान ने मध्य पूर्व में जारी संघर्ष को देखते हुए 3 मार्च से 31 मार्च तक कमर्शियल फ्लाइट के लिए एयर स्पेस को थोड़ा बंद करने का ऐलान किया है। ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमले और बाद में तेहरान की जवाबी कार्रवाई के कारण पाकिस्तान में 300 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी PAA ने यात्रियों को फ्लाइट अपडेट के लिए एयरलाइंस के संपर्क में रहने की सलाह दी है। वहीं आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, मुर्दाबाद के लगे नारे। गिलगित बाल्टिस्तान में क्यों भड़के लोग? दरअसल पाकिस्तान अधिकृत गिलगित बाल्टिस्तान में हाल ही हुई हिंसक घटना ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। 28 फरवरी को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की अमेरिका इजराइल हवाई हमले में मौत की खबर फैलने के बाद गिलगित और स्कार्दू में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। ये प्रदर्शन अमेरिका और इजराइल विरोधी थे, जिसमें ईरान समर्थक नारे लगाए गए। लेकिन जल्द ही ये हिंसक हो गए। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP की ऑफिस, पुलिस अधीक्षक कार्यालय और निजी होटल को आग लगा दी। स्थिति बेकाबू होने पर सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोलीबारी की, जिसमें 13 लोग मारे गए। मृतकों में 6 छोटे बच्चे भी शामिल थे। गोलीबारी के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। दन्योर चौक पर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। उन्होंने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ जोरदार नारे लगाए। इन लोगों ने आसिम मुनीर मुर्दाबाद, शहबाज शरीफ मुर्दाबाद की नारेबाजी की। वहीं आपको बता दें, नए सर्वोच्च नेता के चुनाव की प्रक्रिया हुई तेज, जल्द होगा बड़ा फैसला। संकट के बीच ईरान में नेतृत्व परिषद की बैठक शुरू। जी हां, इजराइल और अमेरिकी हमलों में अयातुल्लाह खामेनेई के मौत के बाद ईरान में नए सर्वोच्च नेता के चयन की कवायद तेज हो गई है। ईरान की विशेषज्ञों की सभा के एक सदस्य ने ISNA न्यूज एजेंसी से कहा कि खामेनेई के उत्तराधिकारी को चुनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस बीच नवगठित अनंतिम नेतृत्व परिषद ने अपनी दूसरी महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, न्यायपालिका प्रमुख गुलाम हुसैन
हुसैन मोहसेनी एजेई और अयातुल्ला अली रेजा अराफी शामिल हुए। ये परिषद नए सर्वोच्च नेता के चुनाव तक देश की कमान संभालेगी। वहीं आपको बता दें 37 भारतीय जहाज और 1109 नाविक समंदर में फंसे। ईरान जंग का भारत पर बुरा असर, क्या कह रही इस पर भारत की मोदी सरकार, आपको बता दें। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि पश्चिम एशिया में जारी सैन्य तनाव के बीच भारत के 37 जहाज और 1109 नाविक फारस की खाड़ी और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में फंस गए हैं। हॉर्मुज जल डमरू मध्य के बंद होने से वैश्विक समुद्री व्यापार पर गंभीर असर पड़ा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। यह मार्ग भारत सहित कई देशों के लिए तेल और गैस आपूर्ति का प्रमुख रास्ता है। फंसे हुए जहाजों में कुछ भारत के लिए कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल और एलएनजी लेकर आ रहे हैं, जबकि कुछ खाड़ी देशों से पेट्रोलियम उत्पाद लाने के लिए जा रहे थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकार लगातार निगरानी कर रही है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग कंपनियों के संपर्क में है और हालात पर नजरें गड़ाए हुए हैं। साथ ही शिपिंग मंत्रालय ने एक विशेष त्वरित प्रतिक्रिया टीम यानी क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया है, जो आपात स्थिति में तुरंत सहायता सुनिश्चित करेगी। ये खबर दोस्तों इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत के पास मात्र 25 दिन का तेल बचा है और इन युद्ध के बीच इंपोर्ट रूट भी बंद हो चुके हैं। सरकार नए सप्लायर्स तलाश रही है। इस बीच खुशखबरी की बात यह है कि अब रशिया ने मदद का हाथ बढ़ा दिया है भारत के लिए। फिर एक बार संकट की घड़ी में साथी और सारथी बनकर उभरा है दोस्तों रशिया। बता दें, रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार रशिया ने संकेत दिया है कि अगर खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते संकट के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित होती है तो वो भारत को ऊर्जा आपूर्ति में सहयोग देने के लिए तैयार है। ये मदद की पेशकश ऐसे समय आई है जब पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने एनर्जी मार्केट को अस्थिर कर दिया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए होने वाली तेल आपूर्ति की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। ऐसे में थैंक यू रशिया, अवश्य आप लोग भारी मात्रा में कमेंट में कहिएगा। तो वहीं आपको बता दें, है राज्य 9 नाम राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट के सभी उम्मीदवारों के बारे में आपको बता दें। 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव है और इस चुनाव के लिए बीजेपी ने मंगलवार को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी की ओर से जारी पहली लिस्ट में 6 राज्यों से 9 नाम हैं, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का नाम महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही पहली लिस्ट में एक महिला उम्मीदवार को बीजेपी की ओर से मौका मिला है। भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट में किस राज्य से किसको मौका मिला है उसके बारे में आपको बता दें। नितिन नवीन की बात करते हैं, जो बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन को राज्यसभा चुनाव के लिए बिहार से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया। वहीं राहुल सिन्हा की बात करें, राहुल सिन्हा को बंगाल चुनाव से पहले राज्यसभा भेजकर बीजेपी एक स्पष्ट संदेश देना चाहती है। वहीं लक्ष्मी वर्मा, इनको छत्तीसगढ़ से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं जोगेन मोहन असम से उम्मीदवार बनाया गया है। तेराश गोवाला भी असम से, वहीं मनमोहन सामल उड़ीसा से, सुजीत कुमार उड़ीसा से, शिवेश कुमार बिहार से, संजय भाटिया हरियाणा से। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच ये देवी की सारी बड़ी जानकारी खबर कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।